विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जीवाणु यानी बैक्टीरिया के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी कि जीवाणु क्या होते हैं, जीवाणु के सामान्य लक्षण क्या होते हैं, इनका वितरण क्या होता है, आकार, आमाप, आकृति क्या होता है। इसके अलावा जीवाणु में वनस्पति के समान कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं, इन सभी बिंदुओं के बारे में हम इस क्लास में चर्चा करेंगे। हमारे चारों ओर का जो पर्यावरण है, उस पर्यावरण में असंख्य ऐसे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो हमारे दैनिक जीवन को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। सामान्य प्रचलित भाषा में इन्हें जीवाणु कहा जाता है। जीवाणु अत्यंत सूक्ष्म यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय जीव होते हैं जो कि मोनेरा किंगडम के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं और इन्हें केवल संयुक्त सूक्ष्मदर्शी यानी कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप से ही इनको देखा जा सकता है। जीवाणु को हम जर्म्स, माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन इनका सर्वाधिक प्रचलित नाम जीवाणु बैक्टीरियम होता है। जीवाणु की खोज लगभग 3 शताब्दी पूर्व हॉलैंड के एक वैज्ञानिक थे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ ने की थी। यानी कि जीवाणु की खोज का श्रेय सबसे पहले किसको जाता है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ को दिया जाता है। इन्होंने अपने दांतों के मैल को सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखने पर उसमें सूक्ष्म जीव दिखाई दिए, उनका ऑब्जर्व किया और उसको एनिमलक्यूल नाम दिया। आपने सुबह देखा होगा कि आपके जो दांत होते हैं उनके ऊपर एक सफ़ेद रंग की क्रस्ट जम जाती है। वो सफ़ेद रंग की जो क्रस्ट होती है वो बैक्टीरियल क्रस्ट होती है, उसमें बहुत सारे असंख्य बैक्टीरिया होते हैं। उस क्रस्ट से ही इन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप की सहायता से सूक्ष्म जीवों को देखा और एनिमलक्यूल नाम दिया। वास्तव में ये जो जीव सूक्ष्म जीव हैं, इन सूक्ष्म जीवों को बैक्टीरिया नाम एरेन वर्ग नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम जीवाणु यानी बैक्टीरिया नाम प्रदान किया। जीवाणु की उत्पत्ति और प्रकृति के विषय में महत्वपूर्ण ज्ञान लुईस पास्चर ने किण्वन और डेकेइंग की क्रियाओं पर शोध करके ज्ञान प्राप्त किया। उनके शोध से यह स्पष्ट हुआ कि जीवाणु की उत्पत्ति स्वतः नहीं होती है, यानी अपने आप जो डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनसे अपने आप इनकी स्वतः उत्पत्ति नहीं होती है। इसके लिए उन्होंने हाइड्रोफोबिया, जिसको हम रेबीज भी कहते हैं, निमोनिया आदि जैसे अनेक रोगों को संक्रमण के द्वारा जीवाणुओं के बारे में अध्ययन किया और उन्होंने बताया कि ये जो रोग होते हैं वो जीवाणु के द्वारा होते हैं और एक दूसरे जीव को संक्रमित करते हैं। कुछ समय पश्चात जर्मन वैज्ञानिक रॉबर्ट कोच ने भी प्रमाणित किया कि पशुओं का एंथ्रेक्स रोग तथा मनुष्यों में ट्यूबरक्लोसिस टीबी रोग, कोलेरा रोग भी जीवाणु के संक्रमण से उत्पन्न होते हैं। उन्होंने रोगों की जीवाणु द्वारा उत्पत्ति यानी कि जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज का प्रिंसिपल भी प्रतिपादित किया। उनके महत्वपूर्ण योगदान को कोच पोस्टुलेट्स के नाम से भी जाना जाता है, जिसके लिए उन्हें 1905 में नोबेल पुरस्कार के द्वारा सम्मानित किया गया। अब आता है जीवाणुओं के सामान्य लक्षण, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ बैक्टीरिया। जीवाणु अत्यंत सूक्ष्म एक कोश के जीव होते हैं। इनमें स्पष्ट रूप से सेक्सुअलिटी एवं सुनिश्चित केंद्र का अभाव होता है, यानी कि डेफिनेटेड या डबल मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। इन्हें थैलोपाइटा के अंतर्गत एक स्वतंत्र वर्ग साइजोमाइसीट्स में रखा गया है और जीव जगत में जीवाणु की इस स्थिति से यह धारणा बना लेना उचित लगता है कि जीवाणु जंतुओं की अपेक्षा वनस्पतियों के अधिक निकट होते हैं। थैलोफाइटा वर्ग के अंतर्गत रखा है इनको साइजोमाइसीट्स क्लास में।
तो इससे ये है कि थैलोफाइटा के अंतर्गत सारे के सारे पादप वर्ग आता है। तो इसलिए जो जीवाणु होते हैं उनकी पादपों से ज़्यादा समानता है। जीवाणु जल, पृथ्वी और वायु सभी स्थानों पर पाए जाते हैं, या कि कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि सभी जगह पर ओमनी प्रेजेंट होते हैं, सभी जगह पाए जाते हैं। यानी कि जीवाणु हो, जल, पृथ्वी, वायु, जो भी स्थान हो सभी जगह पर पाए जाते हैं। अधिकांश जीवाणुओं में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ये हेटेरोट्रोफिक होते हैं, सैप्रोफाइटिक होते हैं, पैरासिटिक होते हैं। इनकी 3 मुख्य विशेषताएं हैं कि ये हेटेरोट्रोफिक होते हैं, सैप्रोफाइटिक होते हैं, यानी कि जो सड़े गले मृत जीव होते हैं उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। पैरासाइट दूसरे जो होस्ट एनिमल होते हैं उनके अंतर्गत ये पैरासाइट के रूप में भी पाए जाते हैं। ये अत्यंत सरल संरचना वाले यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। इनकी जो सेल वॉल होती है वो म्यूकोपेप्टाइड्स की बनी होती है। इनमें सेलुलोज एब्सेंट होता है। इनकी जो सेल वॉल होती है उसमें म्यूकोपेप्टाइड पाया जाता है, सेलुलोज एब्सेंट होता है। केंद्रक की बात करें तो केंद्रक सुस्पष्ट नहीं होता है। केंद्रक झिल्ली और न्यूक्लियोलस दोनों का अभाव होता है, एब्सेंट होते हैं। इसीलिए इनको प्रोकैरियोटिक समूह में वर्गीकृत किया जाता है। केंद्रक में डीएनए तथा आरएनए दोनों प्रकार के न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं। नेक्स्ट, जीवाणु में क्लोरोफिल वर्णक उपस्थित होता है। उनमें यह अंतर्वृत्त कोश का द्रव्य झिल्ली इनवॉल्यूलेटेड साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में पाया जाता है। यानी कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, उनमें बैक्टीरियल क्लोरोफिल पाया जाता है। तो बैक्टीरियल क्लोरोफिल जो होता है वो इनवॉल्यूलेटेड साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में स्थित होता है। जीवाणुओं में माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं पाए जाते हैं। इनमें श्वसन के लिए क्रेब्स साइकिल्स और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होते हैं वो कोश का झिल्ली पर उपस्थित होते हैं। यानी कि इनमें जो जीवाणु होते हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव होता है, उसकी जगह मीजोसोम्स नामक एक संरचना पाई जाती है। और इनमें श्वसन के लिए जितने भी क्रेब्स साइकिल्स और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है उससे संबंधित जो एंजाइम होते हैं वो कोश का झिल्ली पर पाए जाते हैं। इनमें अंतःप्रद्रव्य जालिका, गोल्जी आदि अनुपस्थित होते हैं, एब्सेंट होते हैं। बैक्टीरिया में इस प्रकार की संरचना नहीं पाई जाती, केवल यूकैरियोटिक सेल्स में ही पाई जाती है। इनमें पाया जाने वाला राइबोसोम 70 प्रकार का होता है। प्रजनन फ्यूजन के द्वारा होता है। यद्यपि स्पष्ट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, लेकिन कई वैज्ञानिकों ने इनमें सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के द्वारा लैंगिक जनन का पता लगाया है कि इनमें से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। उसमें रिकॉम्बिनेशन के मेथड होते हैं, जैसे कॉन्जुगेशन है, ट्रांसडक्शन है, ट्रांसफॉर्मेशन है। इन 3 मेथड्स के द्वारा इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। यानी कि इनमें जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है वो कॉन्जुगेशन यानी संयुग्मन, पारक्रमण, ट्रांसडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन विधियों के द्वारा होता है। अब बात आएगी जीवाणु में वनस्पतियों के समान कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं, यानी कि इनके अंतर्गत प्लांट लाइक फीचर्स कौन से हो सकते हैं। तो जीवाणु सूक्ष्मदर्शी है और यद्यपि एक कोश के प्राणी है, इनमें जनन क्रिया सरल विखंडन के द्वारा होती है, फ्यूजन के द्वारा। इनकी कोश के भित्ति की संरचना एवं उपापचय क्रिया वनस्पति जगत के सदस्यों से भिन्न होती है। फिर भी जीवाणु में वनस्पति जगत के सदृश यानी इनके समान अनेक लक्षणों में समानता पाई जाती है। तो देखिए कि कौन कौन से लक्षण समान होते हैं।
जीवाणुओं की जो कोशिका भित्ति होती है प्रेजेंट होती है और उसमें म्यूरामिक एसिड और पेप्टिडोग्लाइकेन पाया जाता है। जीवाणु में जो सेल वॉल प्रेजेंट होती है उसमें म्यूरामिक एसिड और पेप्टिडोग्लाइकेन पाया जाता है, यानी कि सेल वॉल म्यूरामिक एसिड और पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हुई होती है। जीवाणुओं में शैवालों के समान फिलामेंटस संरचना भी पाई जाती है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनमें शैवालों के समान कुछ तंतुमय संरचना पाई जाती है। जीवाणुओं में पोषण प्राप्ति कोशिका भित्ति से अवशोषण के द्वारा होती है। जीवाणु की खास बात क्या है कि इनमें जो कोशिका भित्ति होती है उसमें या उसके अवशोषण की जो क्रिया विधि होती है उसके द्वारा ये पोषण प्राप्त करते हैं। इनमें श्वसन क्रिया हेतु CO2 और H2O का उत्पादन होता है, यानी श्वसन की क्रिया होती है तो उसके दौरान जो एंड प्रोडक्ट होता है वो CO2 और जल होता है। तो यानी कि जो पादप होते हैं उनमें भी जब श्वसन की क्रिया होती है तो एंड प्रोडक्ट CO2 और H2O होता है। जीवाणुओं की कोशिकीय संरचना एवं जनन विधि थैलोफाइटा समूह के समान होती है। जीवाणुओं में अकार्बनिक नाइट्रोजनों से एमिनो अम्लों को उत्पन्न करने की क्षमता भी होती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जो कि जीवाणु पादपों के साथ अपनी समानता दर्शाते थे। वितरण यानी कि सूक्ष्म जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इनका वितरण कहाँ कहाँ होता है। तो जीवाणु अत्यधिक सरल संरचना वाले प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं जिनमें अनुकूलन की अत्यधिक क्षमता पाई जाती है। इनमें अत्यधिक ताप, pH, ऑक्सीजन, स्ट्रेस, परासरणीय दाब, वायुमंडलीय दाब को भी सहन करने की क्षमता पाई जाती है। इनका वितरण विश्वव्यापी होता है, यानी कि कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी कि ऐसा कोई जगह या स्थान नहीं जहाँ पर ये सूक्ष्म जीव नहीं पाए जाते हैं। ये ज्वालामुखी को छोड़कर विश्व के प्रत्येक कॉर्नर में विद्यमान है। ये मृदा, जलीय स्रोत, वायु, प्राणियों के अंदर, पहाड़ सभी जगह विद्यमान होते हैं। वर्तमान में इनकी 875 प्रजातियां ज्ञात हैं जो कि सर्वत्र विद्यमान है। बैक्टीरियल साइज जीवाणु अत्यधिक सूक्ष्मदर्शी जीव होते हैं जिनको प्रकाश सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखा जाना संभव नहीं है। जीवाणुओं में या जीवाणु को देखने के लिए या तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप चाहिए या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए होता है। जीवाणुओं के आकार में काफ़ी भिन्नता पाई जाती है। इनका आकार यानी कि 0.75 माइक्रोमीटर से 1.5 माइक्रोमीटर तक हो सकता है, लेकिन सामान्यतः इनका व्यास 1.25 से 2 माइक्रोन तक होता है। कई बार स्लाइड निर्माण के दौरान इनका आकार परिवर्तित हो जाता है, यानी रॉड शेप जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी लंबाई 2.3 माइक्रोन से 15 माइक्रोन तक हो सकती है। सबसे छोटी रॉड शेप्ड जो बैक्टीरिया होते हैं उसका नाम है डायलिस्टर न्यूमोनिटेस। डायलिस्टर न्यूमोनिसिनेट जिसका आकार 0.15 माइक्रोन से 0.3 माइक्रोन तक होता है, जबकि स्पाइरलम वॉल्यूटेंस की जो लंबाई होती है वो 1 माइक्रोन से 1 माइक्रोन और व्यास 1.5 माइक्रोन होता है। सल्फर जो बैक्टीरिया है यानी कि थिप्सिया वॉल्यूटेंस का व्यास 15 माइक्रोन होता है जो जीवाणु में सबसे बड़ा होता है। जीवाणु इतने सूक्ष्म होते हैं कि जल की एक बूंद में लगभग 500 अरब जीवाणु होते हैं। एक बूंद में इतने सूक्ष्म होते हैं, वो दिखाई नहीं देते हैं लेकिन बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। यहाँ अपन देखें कि इनका डायमीटर कितना होता है, यानी विड्थ और लेंथ नैनोमीटर में हम इनको काउंट करते हैं। तो ऑसिलेटोरिया और रेड ब्लड जो सेल होते हैं उनका जो डायमीटर है वो 7000 नैनोमीटर होता है।
इकोलाई जो सेल होती है उसका डायमीटर लगभग 1300 नैनोमीटर होता है। रिकेट्सिया जो होते हैं उनका डायमीटर 475 नैनोमीटर होता है। पॉक्स वायरस होते हैं इनका 230 × 320 डायमीटर होता है नैनोमीटर में। इन्फ्लुएंजा वायरस का जो डायमीटर होता है वो 85 होता है। T2 बैक्टीरियोफाज होता है उनका 65/95 डायमीटर होता है। ये इनकी इस टाइप की संरचना होती है। पेवेकोमोजेक वायरस 15 × 300 नैनोमीटर और पोलियोमाइलाइटिस जो वायरस होता है वो 27 नैनोमीटर। सबसे छोटा वायरस होता है ये, बहुत छोटी शेप होती है इसकी।